खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। ये सोच कर कि तेरा इल्जाम लाजिम है, ये सोच कर कि तेरा इल्जाम लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। तो आज आजम खां की बात करेंगे। आजम खां की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे पहलुओं, ऐसी कहानियों पर बात करेंगे जो आज से पहले ना कभी आपने देखी होंगी और ना कभी सुनी होंगी। आज रामपुर की जेल रोड की उस टंकी नंबर 5 की बात करेंगे। जब कोई आजम खां का पता पूछता था तो लोग टंकी नंबर 5 का जिक्र करते थे, क्योंकि रामपुर की जेल रोड पर बनी टंकी नंबर 5 के पास ही आजम खां का आवास था। ये टंकी आजम खां के घर की पहचान है। जब कोई आजम खां का पता पूछता तब टंकी नंबर 5 का जिक्र जरूर होता। लंबे अरसे तक टंकी नंबर 5 आजम खां के नाम से जुड़ी रही, लेकिन अब आजम खां की पहचान कुछ और है और अब आजम खां साहब का नाम कैदी नंबर 338 है। जी हां, पहले टंकी नंबर 5 रामपुर की सुर्खियों का हिस्सा हुआ करती थी और आज कैदी नंबर 338 रामपुर की सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है। और आजम खां को कैदी नंबर 338 के रूप में देखने वालों का कहना है कि आजम खां अपने सियासी बुलंदियों के दौर में आजम खां ने जो चाहा वो किया। सरकार में उनकी तोती बोलती थी, जो चाहते थे, जैसा फैसला लेते थे वही होता था। दोस्तों, रामपुर की टंकी नंबर 5 से कैदी नंबर 338 तक के बीच में कुछ ऐसे किस्से और कहानियां हैं आजम खां साहब की जो मेरा मानना है कि शायद ही आपको मालूम होंगे। तो आइए आज कुछ ऐसी ही कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। रामपुर की जेल रोड पर बनी टंकी नंबर 5 से कैदी नंबर 338 तक की दास्तान जरूर सुने और इसे आगे भी शेयर करें। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। आजम खां के पिता मुमताज खां के बारे में मेरा दावा है कि कम ही लोग जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने गुजरे हुए जमाना हो गया। 1976-77 में उनके पिता मुमताज खां नहीं रहे, लेकिन आजम खां के पिता का दौर याद रखने वाले लोगों का कहना है कि वो टाइपिंग करते थे और अपना परिवार चलाते थे। रामपुर के लोगों का कहना है कि आजम खां के पिता मुमताज खां सिविल थाने के सामने बैठकर लोगों की शिकायत पत्र टाइप किया करते थे। इसी से रोजी रोटी का इंतजाम हुआ करता था। आजम खां के पिता मुमताज खां के बारे में लोगों का कहना है कि वे बहुत साधारण व्यक्ति थे और परिवार का गुजारा करने के लिए देर तक काम किया करते थे। दरअसल सिविल लाइन थाने के ही बगल में कलेक्ट्रेट है। जिले के मुख्य अधिकारियों के दफ्तर होने के कारण लोग अपना शिकायत पत्र टाइप कराया करते थे और तमाम तरह की शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को टाइप करते थे। आजम खां के पिता मुमताज खां के बारे में लोग बताते हैं कि उन्होंने गरीबी के बावजूद अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी कोशिशें की। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया और किराए पर रहने लगे। दोस्तों, 1975 में इमरजेंसी का दौर था और आजम खां छात्र जीवन के दौरान सियासी जमीन तलाश रहे थे और इसी आंदोलन का समर्थन करने के कारण आजम खां को वाराणसी जेल में बंद कर दिया गया था। दोस्तों, यही वो दौर था जब आजम खां चौधरी चरण सिंह के संपर्क में आए। 1977 में जनता पार्टी से टिकट हासिल कर ली और विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। फिर 1980 से 1992 के बीच जनता पार्टी, लोकदल और जनता दल के साथ रहे। तब तक वो 3 बार विधायक और 2 बार मंत्री रह चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे अध्याय की ओर चलते हैं। किसानों का आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी डेयरी स्पोर्ट स्टेडियम के नाम पर उनकी जमीन एक तरह से छीन ली गई। उनके अलावा कई मकानों को अवैध बताकर बुलडोजर भी चलाया गया। 2016 में आजम खां के इशारे पर हो रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हाफिज अब्दुल सलाम धरने पर बैठ गए। उनके साथ कई किसान भी अनशन करने लगे। इस दौरान डीएसपी आले हसन ने उन लोगों पर लाठीचार्ज भी करवाया। आजम खां के अवैध कब्जों में ज्यादातर डीएसपी आले हसन का भी नाम है। रामपुर में आले हसन इंस्पेक्टर से लेकर डीएसपी तक रह चुके हैं। लोगों का आरोप है कि जब आले हसन डीएसपी बन गए तब आजम खां ने उनकी पोस्टिंग सिविल लाइन इलाके में करवा ली। आजम की तरह आले हसन भी जेल की हवा खा चुके हैं। उन पर अवैध तरीके से जमीन कब्जा करवाने के आरोप हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने साल 2012 में आश्रय योजना की शुरुआत की थी। रामपुर के लोग बताते हैं कि
सपा सरकार की ये योजना लोगों को सरकारी घर देने की आजम खां की रणनीति का एक हिस्सा थी। आजम खां ने कहा था कि वह अपने पिता की याद में आश्रय योजना के तहत लोगों को मकान दिलवा रहे हैं। इस योजना का उद्घाटन भी रामपुर की चपटा कॉलोनी से हुआ था। हालांकि कई लोगों का कहना है कि गरीबों को घर बांटने के दौर में बुलडोजर भी चलाया गया, ये वही लोग थे। तत्कालीन विकास मंत्री आजम खां के मास्टर प्लान के मुताबिक अपनी जमीनें या फिर घर नहीं बेच रहे थे। लोगों ने आजम खां के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज करवाए उनमें से 50 से ज्यादा केस सिर्फ अवैध कब्जों के हैं। आजम खां के घर यानी टंकी नंबर 5 के पास एक फ्लाईओवर है। उसकी परंपरागत सीट पर जीतने वाले भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने इस फ्लाईओवर को लेकर एक शिकायत दर्ज करवाई। उनके मुताबिक आजम खान ने यूपी का सबसे महंगा और लंबा पुल अपनी ही सुविधा के लिए और किसानों को बर्बाद करने की नीयत से बनवाया। भाजपा विधायक का आरोप है कि पुल आजम खान ने उन किसानों से बदला लेने के लिए बनवाया कि जिन्होंने तमाम दबाव के बावजूद आजम खान को अपनी जमीनें बेचने से मना कर दिया। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी तक जाने वाले इस फ्लाईओवर के नीचे कई किसानों की जमीनें हैं। इसे बनाने में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये पुल आजम खां के घर और जौहर यूनिवर्सिटी को जोड़ता है। आजम खां के नाम सियासत का एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है जो बहुत ही कम लोग के नाम से दर्ज होगा। आजम खां एक विधानसभा सीट से 10 बार विधायक चुने जाने वाले चुनिंदा नेताओं में से एक हैं। आजम खां रामपुर विधानसभा सीट से 1980 से लेकर 1996 तक 5 बार, फिर 2002 से लेकर 2019 तक 4 बार और फिर 2022 में 10वीं बार रामपुर विधायक चुने गए। इसमें 2019 लोकसभा चुनाव में रामपुर सीट से चुनाव लड़ा और सांसद बन गए। लेकिन 3 साल बाद 2022 में कोर्ट केस में 2 साल की सजा होने की वजह से उनकी सांसदी छिन गई। आजम खां बयानों के भी शहंशाह माने जाते थे। कई बार हेड स्पीच के आरोपों का सामना भी कर चुके हैं। उन पर अप्रैल 2019 में मिलक कोतवाली क्षेत्र में मिलक सरिया गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के अलावा रामपुर के तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में उन्हें आईपीसी की धारा 153A, धारा 505 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 195 की धारा 125 के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्होंने 3 साल की सजा सुनाई गई थी, जिस कारण उन्हें अपनी विधायकी तक गंवानी पड़ी। दोस्तों, 4 अक्टूबर 1992 को जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तब मुलायम सिंह की अगुवाई में आजम खां इसके संस्थापक सदस्य बने और पार्टी का संविधान लिखने में भी आजम खां की अहम भूमिका रही। 1977 के दशक में रामपुर में बीड़ी का कारोबार खूब फलता फूलता था। खैर, तमाम आरोपों के घेरे में घिरे टंकी नंबर 5 वाले आजम खां अब मुकदमों की रोशनी में जेल की सलाखों के पीछे कैदी नंबर 338 बनकर रह रहे। दोस्तों, एक दौर रामपुर में ऐसा गुजरा कि बीड़ी मजदूरों की सुविधाओं को लेकर आंदोलन शुरू हुए। रामपुर के सामाजिक कार्यकर्ता फरमान कुरैशी बताते हैं कि आजम खां ने बीड़ी मजदूरों को इकट्ठा किया और आंदोलन किया। तब वो राजनीति की नई शुरुआत कर रहे थे और इस आंदोलन के कारण उनके राजनीतिक जीवन को धार मिली, उनकी एक पहचान बन गई। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद मुलायम सिंह यादव आजम खां के अनुभव का इस्तेमाल करने के लिए यूपी विधानसभा का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन आजम खां राजी नहीं हुए। जिसके बाद मुलायम सिंह ने आजम खां को संसदीय कार्य, नगर विकास और अल्पसंख्यक कल्याण जैसे विभागों का कैबिनेट मंत्री बनाकर अखिलेश सरकार में नंबर 2 की हैसियत दे दी। आजम खां ने साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी की उम्मीदवार जयप्रदा के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए और उसके बाद उन्हें 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि 2010 में मुलायम सिंह के कहने पर उन्हें फिर पार्टी में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव और आजम खां के बीच गाढ़े रिश्तों का अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद जब आजम खां पार्टी में दोबारा शामिल हुए तब नजारा देखने लायक था। लगभग 3 दशक तक आजम और मुलायम की सियासत ने खूब गुल खिलाए। हालांकि 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद मुलायम सिंह ने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना। तब आजम खां ने उनके फैसले पर सबसे पहले सहमति दर्ज कराई। आजम खां का यह भी रिकॉर्ड रहा है कि वह मीडिया के हर सवाल का जवाब देते थे। आजम खां का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। जब मुलायम सिंह बहुत बीमार हो गए थे तब आजम खां रो पड़े थे। ऐसी दोस्ती आजम खां और मुलायम सिंह में थी।
खैर, आजम खान जितने अपने राजनीति के चलते सुर्खियों में रहते थे उतने ही अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते थे। 1989 में मुलायम सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान ने भारत माता को डायन तक कह दिया था और फिर उनके बाद आजम खान की जुबान और भी तीखी हो गई थी। 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे की पृष्ठभूमि जो घटना घटी उसमें आरोपियों को छुड़वाने का आरोप भी लगा। 2014 के लोकसभा चुनावों में विवादित बयानों के चलते चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध भी लगा। फिर 2019 चुनाव के दौरान विवादित बयानों को लेकर 4 मुकदमे लगे। 72 घंटे के लिए उन पर बैन भी लगा। उन्होंने गौ रक्षकों को लेकर, कारगिल युद्ध को लेकर भी खूब बयानबाजी की। इतना ही नहीं, साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने सपा प्रत्याशी जयप्रदा को लेकर हद पार कर दी और कुछ ऐसा कहा कि जिसकी चर्चा पूरे भारत में रही। आजम खान अपने बयानों के लिए भी खूब मशहूर थे। राजनीतिक गलियारों में वो किस्सा बड़ा ही मशहूर है जब आजम खान ने अपनी भैंसों को खोजने के लिए पुलिस का पूरा महकमा लगा दिया था। आजम खान की कई भैंसें उनके घर से चोरी हो गई थी और पूरे 2 दिन तक रामपुर का पूरा पुलिस महकमा आजम खान की भैंसों को खोजता रहा और फिर भैंसें मिल भी गई। और आपको बता दें कि इस मामले में 5 लोग गिरफ्तार भी हुए थे। दोस्तों, रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने के मामले में आजम खान नाम भूमाफिया की सूची में भी आ गया और यह आजम खान के लिए बहुत चौंकाने वाला था। आजम खान की सियासत पर नजर डालें तो उनका शुरुआत 1974 में AMU में पढ़ाई के दौरान शुरू हुई। आजम खान AMU के छात्र संघ के महासचिव चुने गए। इसी दौरान आपातकाल लग गया और सरकार के विरोध के चलते उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल से आने के बाद विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। उसके बाद जनता पार्टी में शामिल हुए और 1977 में पहली बार विधायक चुने गए। फिर लोकदल के टिकट पर विधायक बने। इसके बाद जनता पार्टी के टिकट पर फिर विधायक बने। साल 1993 में सपा के टिकट पर फिर विधायक बने। तब से उन्होंने जितने भी चुनाव लड़े सब समाजवादी पार्टी में रहकर ही लड़े। पहली बार यूपी सरकार में वे साल 1989 में कैबिनेट मंत्री बने। 2003 से 2007 तक की सपा सरकार में वह कैबिनेट मंत्री रहे। 2012 की सपा सरकार में उन्हें फिर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। दोस्तों, साल 2019 में वह लोकसभा चुनाव जीतकर वह सांसद बने लेकिन 3 साल बाद ही सांसदी निरस्त कर दी गई। आजम खान का यह भी रिकॉर्ड है कि उन पर 104 मुकदमे दर्ज हैं। प्रशासन ने उन्हें भूमाफिया भी घोषित कर रखा है। उनके खिलाफ नदी, चक्रोड, सरकारी जमीनों से लेकर किसानों की जमीनों पर भी अवैध तरीके से कब्जाने के आरोप हैं। डकैती की साजिश रचने से लेकर शत्रु संपत्ति कब्जाने तक में आजम खान फंस चुके हैं। सपा सरकार में सबसे कद्दावर नेता कहे जाने वाले आजम खान यूपी में योगी सरकार के आने के बाद मुसीबत में फंस गए। पूर्व विधायक छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के डबल पैन कार्ड बनवाने का आरोप हो या फिर जौहर विश्वविद्यालय में करोड़ों का शेष बकाया का मामला हो, जौहर विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस कब्जाने का आरोप हो या चक्रोड कब्जाने का आरोप, एक के बाद एक मुकदमा उन पर दर्ज होते गए। स्थिति यह है कि थानों से लेकर स्थानीय कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनके मामले चल रहे हैं। खैर, आजम खान का जन्म उत्तर प्रदेश के रामपुर में 14 अगस्त 1948 को हुआ था। उनके पिता मुमताज था, उनकी पत्नी का नाम तंजीम फातिमा है। आजम खान के 2 बेटे हैं, अजीब खान, अब्दुल आजम खान। आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक रह चुके हैं। कुल मिलाकर आजम खान के सियासी सफर को लेकर यही कहा जा सकता है कि एक ऐसा नेता की जिसकी किसी समय तूती बोलती थी, जो एक अजीम और शान हैसियत रखता था, वो जो चाहता था कर लेता था, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली कि आजम खान अर्श से फर्श पर आ गए और रामपुर की टंकी नंबर 5 का जिक्र बंद हो गया और कैदी नंबर 338 के किस्से शुरू हो गए। दोस्तों, सपा के कद्दावर नेता आजम खान के बारे में लोगों का कहना है, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, ये सोच कर कि तेरा इल्जाम लाजिम है, ये सोच कर कि तेरा इल्जाम लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। तो दोस्तों, हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस खबर को शेयर करके आजम खान की जानकारी को आगे बढ़ाएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम जल्द मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।